नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती के एक बहुत ही खास उपन्यास गुनाहों का देवता पर। जी बिल्कुल, एक क्लासिक है वो तो। हाँ बिल्कुल। और इस पर आधारित एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण है, तो सोचा आज उसी को थोड़ा खुरेदते हैं, समझते हैं। हाँ जरूर, बहुत पढ़ते हैं उसमें। वही तो, कहानी हम सब जानते हैं। मतलब ऊपर से तो ये चंदर और सुधा के रिश्ते की है, उनकी आत्म खोज की कहानी लगती है, पर विश्लेषण कहता है कि मामला इतना सीधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। उस दौर का समाज, रिश्तों की जो बारीकियां हैं, उलझने हैं और किरदारों का अपना अंदरूनी संघर्ष, वो सब बुना हुआ है इसमें। हाँ, और जैसे कि स्रोत में भी बताया गया है, कहानी की जड़ में ही एक तनाव है। चंदर जो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से है, और सुधा जो एक काफी ऊंचे मतलब खाते पीते घर की लड़की है। जी यहीं से सारी जटिलताएं शुरू होती है ना? बिल्कुल सही कहा। ये जो सामाजिक और आर्थिक फासला है ना, ये सिर्फ एक बाहरी दीवार नहीं है, ये उनके रिश्ते के अंदर भी घुस जाता है। अच्छा, कैसे? मतलब सुधा का परिवार है, समाज है, वो चंदर को सुधा के लायक नहीं समझते, और ये एहसास, ये बोझ उनके रिश्ते पर लगातार बना रहता है। हाँ, ये बात तो है। और ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं है, विश्लेषण बताता है कि ये किरदारों के मन में भी बैठ जाता है, एक डर सा बन जाता है। ये बात तो है। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है पम्मी के आने से। हाँ, पम्मी। उसे दिखाया गया है एक आज़ाद ख्याल, थोड़ी मॉडर्न लड़की के तौर पर। तो उसका आना ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बनाता। मतलब विश्लेषण क्या कहता है? नहीं, वो सिर्फ एक तीसरा कोण नहीं है। पम्मी का आना चंदर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से चंदर के लिए आईना बन जाती है। आईना कैसे? उसके साथ चंदर का जो रिश्ता बनता है, जो बातचीत होती है, वो उसे अपनी ही भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, शायद अपनी कुछ कमियों को भी ज्यादा साफ देखने पर मजबूर करती है। अच्छा। सुधा के साथ उसका रिश्ता तो पहले ही उलझा हुआ था, है ना? पम्मी के आने से वो उलझने और सवाल और गहरे हो जाते हैं। ये चंद्र की आत्मखोज का एक बड़ा हिस्सा है, ऐसा विश्लेषण में कहा गया। तो मतलब पम्मी सिर्फ एक बाहरी टकराव नहीं है, बल्कि वो चंदर के अंदर जो चल रहा है उसे सतह पर लाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी अपनी कश्मकश को बढ़ा देती है, या कहें कि उसे समझने में मदद करती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर मुख्य किरदार हमारे सामने इस तरह उभरते हैं। चंदर जो प्रेम और शायद आदर्शों के बीच फंसा है, सुधा जो समाज और अपनी भावनाओं के बीच में है, जी, और पम्मी जो एक तरह से बदलाव की आहट जैसी है, एक उत्प्रेरक। हाँ बिल्कुल सही शब्द है, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। और ये विश्लेषण इन्हीं किरदारों के जरिए प्यार के जो अलग अलग रंग हैं, कभी वो बहुत पवित्र लगता है, कभी बहुत उलझा हुआ, कभी तकलीफ दे, और साथ ही खुद को पहचानने की जो यात्रा है उसको सामने रखता है। हाँ, चंदर और सुधा का प्यार, जिसमें एक मासूमियत है, गहराई है, वो कैसे सामाजिक दीवारों से टकराता है, ये दिखाया गया है। और पम्मी के साथ उसका अनुभव? पम्मी के साथ उसका अनुभव उसे ये सिखाता है कि जिंदगी, रिश्ते ये उतने सीधे सपाट नहीं होते जितना शायद वो पहले समझता था। उसमें और भी बहुत कुछ है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें यही समझा रहा है कि गुनाहों का देवता सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, उससे बहुत आगे की चीज है। जी हाँ, ये उस समय के समाज का दबाव, इंसानी जज्बातों की उथल पुथल और अपनी पहचान बनाने की जो कोशिशें हैं, उसका एक आईना है। बिल्कुल। ये कहानी किरदारों के जरिए हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, समाज का दबाव कितना असर डालता है, और क्या अपनी भावनाओं को ईमानदारी से जीना हमेशा मुमकिन हो पाता है। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये विश्लेषण गुनाहों का देवता को प्रेम की जटिलताओं, सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत विकास की एक बहुत सशक्त कहानी मानता है। हाँ, और ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। किरदारों के अनुभव, उनकी खुशियाँ, उनके दुख, वो हमें इंसानी रिश्तों की गहराई का एहसास कराते हैं। सही कहा। ये वाकई एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने वाले के मन में कई सवाल छोड़ जाती है। प्यार, मोह, गुनाह, आत्मखोज, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और अंत में, जैसा कि विश्लेषण भी इशारा करता है, एक सवाल शायद हम आज भी पूछ सकते हैं। क्या? कि किरदारों के उस दौर से आज के दौर तक क्या बाहरी उम्मीदें और समाज का दबाव, क्या वो आज भी व्यक्तिगत रिश्तों को बनाने बिगाड़ने में उतनी ही मजबूत भूमिका निभाते हैं जैसा उपन्यास में दिखता है, या वक्त के साथ कुछ बदला है? इस पर सोचा जा सकता है।